बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कंज़ुल मदारिस बोर्ड की इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ के साथ प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा तारी। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऐसे तमाम अस्माए ज़मीर को कहते हैं जो सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे तमाम अस्माए ज़मीर हैं जो एक इसम का किसी एक दूसरे इसम के साथ या एक क्लॉज के साथ या एक पार्ट के साथ एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं और हमें बताते हैं कि ये क्लॉज जो रिलेटिव क्लॉज है ये किस इसम के बारे में है। लिहाजा आज का ये लेक्चर इंतहाई अहम है और हमारी जितनी लिखी हुई अंग्रेज़ी है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का ख़ास तौर पे इल्म होना हमें ज़रूरी है। और अगर उसका इल्म कमज़ोर हो, ये इल्म ना हो, तो उसकी तफ़हीम होना मुमकिन नहीं है। और हो सकता है कि जो लिखा हो उसको हम पूरी तरह समझ ना सकें और जिस तरह लिखना हो उस तरह से लिख ना सकें। लिहाजा आप सब के लिए ज़रूरी है जो हम आज के लेक्चर में सीखें उसको इंतहाई तवज्जो के साथ सीखें और उसके ऊपर गौर भी रखें और उसको अपने ज़हन में महफूज भी रखें। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, ग्रामेटिकल आस्पेक्ट के चैप्टर 9 में हमने प्रोनाउन के बारे में इससे पहले जो सीखा वो पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, देन एम्फेटिक प्रोनाउन और फाइनली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आज हम सीखेंगे इससे आगे फर्दर जिसमें से हमारे पास आज के इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, ज़मायर इस्तिफ़हामी यानी जो सवाल करने के लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, और ज़मायर मौसूला जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए एक चीज़ का दूसरे के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इस ज़मन में पहले नंबर पे आज के नंबर 5 है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, यानी ऐसे ज़मायर हैं जो सवाल पूछने के लिए या इंक्वायर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर हु, जैसे हम कहते हैं कौन, व्हाट क्या, व्हेन कब, व्हाई क्यों, वेयर कहाँ, वगैरह वगैरह। यानी आप देखते हैं यहाँ उर्दू में कि ज़मायर इस्तिफ़हामी सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक बात को ध्यान में रखिएगा, नोट की सूरत में यहाँ बयान किया गया है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस टेक द हेल्पिंग वर्ब्स आफ्टर देम, यानी जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आएगा तो उसके बाद उस टेंस के मुताबिक जिसमें हम लिख रहे हैं उसका इमदादी फ़ेल या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। लेकिन एग्जम्पशंस हैं कि हु इज़ यूज्ड विदाउट डू डज एंड डिड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट रिस्पेक्टिवली। जब हु बतौर, ये हु है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जब उसका इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आए तो प्रेजेंट में उसके साथ डू और डज का हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, उसके बगैर इस्तेमाल होता है। अलबत्ता जब उसको नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट या डज नॉट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जनरल फ़िक्रे के अंदर पास्ट इंडेफिनिट में डिड इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव बनाएंगे तो ज़रूर इस्तेमाल होगा। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, उसकी डिस्क्रिप्शन और उसकी एग्जांपल्स। मसलन हु कौन, मेंट फॉर पीपल और पर्सन इन सब्जेक्टिव केस, यानी फ़ाइली हालत में इस्तेमाल होता है और लोगों के लिए या अशख़ास के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जांपल है हु आर यू, आप कौन हैं। तो यहाँ पूछा गया है, यहाँ पे तफ़हीम की गई है, पूछा गया है कि आप कौन हैं। या हु मेट यू यस्टरडे, आपको कल कौन मिला। आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे ये कनेक्टिंग वर्ब आर इस्तेमाल हुआ है हु के साथ। नेक्स्ट है हुम, किसे, ये फ़ाइली हालत है, सब्जेक्टिव केस है, मुस्नद अलैह है, और ये ऑब्जेक्टिव केस है, मफूली हालत है। वर्ब के बाद इस्तेमाल होगा हुम जो है। यूज़ फॉर पीपल और पर्सनस इन ऑब्जेक्टिव केस, मफूली हालत में इस्तेमाल करते हैं। whom डू यू वॉन्ट टू सी, फ़ाइल यू मौजूद है और सवाल है ये आप किसको मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं यानी मिलना चाहते हैं, तो यह whom इस्तेमाल हुआ, साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ।
और आखिर में आप देखेंगे तमाम सेंटेंस के आखिर में यहाँ पे इंट्रोगेटिव साइन जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, सवालिया अलामत इस्तेमाल होती है। हुज मलकियत के लिए है, किसका, किसकी या किसके। यूज़ फॉर ए पर्सन इन पोजेसिव केस, कि शख्स की मलकियत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। हुज बुक इज़ दिस, ये किसकी किताब है, तो ये हुज जो है ये मलकियत के लिए इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट इज विच कौन है, मिसाल के तौर पे यूज फॉर थिंग्स और एनिमल्स इन बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस। ये एनिमल्स के लिए ये फ़ाइली और मफूली दोनों हालतों में इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे विच इज़ योर बुक, आपकी कौन सी किताब है। देन व्हाट, क्या, सवाल है किसी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करनी। यूज फॉर द थिंग्स इन बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। देन वेयर, कहाँ। यूज फॉर प्लेसेस, जगहों के लिए इस्तेमाल होता है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वन, कब। यूज फॉर टाइम, वक्त के लिए इस्तेमाल होता है। व्हेन विल यू कम, आप कब तशरीफ़ लाएंगे। देन वाई, क्यों, ये रीजनिंग है, जवाब पूछा गया है। यूज फॉर रीज़न। देन वाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हैं। एंड हाउ, कैसे, यानी किसी चीज़ की तोजी पेश करने के लिए कहा गया है। यूज फॉर मेथड और प्रोसीजर। हाउ विल यू डू इट, आप इसको कैसे सर अंजाम देंगे। तो यहाँ आपने देखा कि हु कौन, हुम किसे, हुज किसका, विच कौन, व्हाट क्या, वेयर कहाँ, व्हेन कब, वाई क्यों, और हाउ कैसे। ये बात ध्यान में रखिएगा कि नेक्स्ट जब हम इंट्रोगेटिव के बाद रिलेटिव प्रोनाउन में जाएंगे तो उनमें से बहुत से हमारे जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं इनको रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वहाँ इनके मीनिंग्स भी डिफरेंट होंगे और इनका इस्तेमाल भी डिफरेंट होगा। यहाँ आपने सब देखा कि हमने इनको सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया है और हर फिक्रे के आखिर में सवालिया साइन भी दिया हुआ है। और स्वाय हु और हु के जो प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट में हुआ हर एक के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल किया है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू रिलेट, ताल्लुक जाहिर करने के लिए वन पार्ट ऑफ ए सेंटेंस टू एन अदर। ऐसे ये ज़मायर हैं जो फ़िक्रा के एक हिस्से का दूसरे हिस्से के साथ ताल्लुक ज़ाहिर करते हैं। द नाउन आर प्रोनाउन टू विच a relative pronoun or clause refers is called its antecedent। अब ये जो ताल्लुक ज़ाहिर करता है तो वो जिस फ़िक्रे के पार्ट के साथ ताल्लुक ज़ाहिर किया जा रहा है वो रिलेटिव क्लॉज होगी, और जिस नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ वो ताल्लुक ज़ाहिर करेगा उसे टेक्निकली एंटीसीडेंट कहते हैं। A relative pronoun must be used after or close to the antecedent, लिहाजा relative pronoun antecedent के यहाँ बिल्कुल साथ या करीब तरीन आना चाहिए। The clause used after relative pronoun must coordinate, जो इसके बाद फिक्रों का एक लफ्ज़ों का एक मजमूआ जिसे क्लास कहते हैं इस्तेमाल हो, जिसका फ़ाइल भी अपना होता है और जिसकी खबर भी अपनी होती है, वो उसके मुताबिक होनी चाहिए। किसके, विद द एंटीसीडेंट, इसके मुताबिक होनी चाहिए। वाहिद हो वाहिद, जमा हो जमा, या उसके मुन्नस या मुज़क्कर के मुताबिक, जिस तरह की ज़रूरत होगी उसके मुताबिक उसका प्रोनाउन भी इस्तेमाल होगा और वर्ब भी इस्तेमाल होगा। सम एग्जांपल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस आर दैट विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, हूम एंड दोस। आइए इनके इस्तेमालात के जाने से पहले उर्दू में एक दफ़ा फिर इनको अंडरस्टैंड करते हैं। ये ऐसे इसमें ज़मीर हैं जो फ़िक्रा के एक हिस्से का दूसरे हिस्से से ताल्लुक़ ज़ाहिर करते हैं। वो इसम या इसमें ज़मीर जिसकी तरफ ज़मायर मौसूला इशारा करते हैं वो एंटीसीडेंट कहलाता है। ज़मायर मौसूला एंटीसीडेंट के साथ या करीब तर इस्तेमाल किए जाते हैं। ज़मीर मौसूला के बाद का जुमला अपने एंटीसीडेंट के मुताबिक होता है। आइए देखते हैं इन एग्जांपल के साथ। मिसाल के तौर पे आई मेट अ मैन, मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई।
इसमें हम देखते हैं हु, आगे फिक्र जारी है। आई मेट ए मैन हु लिव्स इन मक्का। मैं एक आदमी से मिला जो मक्का में रहता है। आई मेट ए मैन, ये हमारी मेन क्लास है। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है हु, ये इस लफ्ज़ ए मैन के साथ इस्तेमाल हुआ, लिहाजा ए मैन इसका एंटीसीडेंट है। अब फिक्रे का ये बाकी हिस्सा, ये वाला जो है, ये इस एंटीसीडेंट के मुताबिक होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल हुआ, लिहाजा एंटीसीडेंट सिंगुलर है, वाहिद इसम है, इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिव्स इस्तेमाल हुआ, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस इस्तेमाल किया। आई मेट ए मैन हु लिव्स इन मक्का, तो यहाँ पे अ मैन एंटीसीडेंट है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज फॉर ह्यूमंस एज ए सब्जेक्ट, एंड हेयर द रिलेटिव क्लास है, जो रिलेटिव क्लास उसके साथ रिलेशनशिप को जाहिर करती है। एक और एग्जांपल देखिए, यू मेट द ऑफिसर whom you have not seen before। आप एक ऐसे ऑफिसर से मिले जिसे आप पहले नहीं जानते। You met the officer, आप एक ऑफिसर से मिले। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया और ये ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ, यानी मफूल को ज़ाहिर करता है, क्योंकि आगे जो रिलेटिव क्लास है उसमें फ़ाइल यू दिया हुआ है, यानी यू हैव नॉट सीन द ऑफिसर बिफोर। असल फ़िक्रा ये था, यू हैव नॉट सीन द ऑफिसर बिफोर। अब यहाँ पे जो ऑफिसर जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, उसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे सवाल की सूरत में हुई, लिहाजा ये whom रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज्ड फॉर ह्यूमंस एज एन ऑब्जेक्ट, और ऑफिसर एंटीसीडेंट है, इसलिए इस ऑफिसर के मुताबिक ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस था, इसलिए यहाँ पे यू को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पे हैव इस्तेमाल हुआ, और इस तरह से ये इस whom ने रिलेशनशिप इस ऑफिसर का यू के साथ किया जो पहले उसको नहीं मिला था, और ये रिलेटिव क्लास है। अज़ीज़ तलबा तालबात, अब हम द यूज़ या यूजेज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन को मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करना सीखेंगे। आप ज़रा तवज्जो के साथ हर इस्तेमाल को देखिए। मिसाल के तौर पे पहले हम हु का इस्तेमाल सीखेंगे। इससे पहले आपने हु का इस्तेमाल इंट्रोगेटिव में सीखा था, जहाँ उसका माना कौन था। यहाँ इसका माना जो है, जीवा जो, यहाँ कौन नहीं है। मीनिंग्स भी मुख्तलिफ हैं, इस्तेमाल भी मुख्तलिफ है। मेंट फॉर पर्सनस आर पीपल इन सब्जेक्टिव केस, फ़ाइली हालत में लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। आप ज़रा गौर कीजिए, माई फ्रेंड हु केम विद मी, मेरा दोस्त, ये यहाँ पे फ्रेंड एंटीसीडेंट है, हु केम विद मी, जो मेरे साथ है, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसने कहा जो मेरा दोस्त। माई फ्रेंड हु केम विद मी, मेरे साथ है। ये केम विद मी रिलेटिव क्लास है जो ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है और एक्सप्लेन करती है फ्रेंड के बारे में। तो माई फ्रेंड हु केम विद मी इज़ ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। मेन क्लास इसमें असल थी माई फ्रेंड इज़ अ डॉक्टर, और इस क्लास ने जो हमने रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव क्लास का इस्तेमाल किया, ताल्लुक़ को मज़ीद वजाहत करने के लिए इस्तेमाल किया कि जो मेरे साथ आया। तो यहाँ हु का इस्तेमाल है, ये सवालिया नहीं है, बल्कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका माना जो है। जबकि हमने पीछे उस एग्जांपल में देखा था, जैसे हमने कहा हु आर यू, आप कौन हैं, तो वहाँ कौन सवालिया हु है, और यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ। दोनों के इस्तेमाल में फ़र्क है, और आपने ये फ़र्क साथ साथ अंडरस्टैंड करना है। एक और एग्जांपल देखिए, आई कंसल्टेड द टीचर, मैं उस उस्ताद साहब से मिला, हु इज़ एन इंग्लिश एक्सपर्ट, जो कौन है, टीचर। तो टीचर एंटीसीडेंट है जो रिलेटिव प्रोनाउन है, और इज़ एन इंग्लिश एक्सपर्ट, वो जो इंग्लिश के माहिर हैं। तो मैं एक उस्ताद साहब से मिला जो अंग्रेज़ी के माहिर हैं। तो हु रिलेटिव प्रोनाउन ने लफ्ज़ जो, उर्दू में जो का लफ्ज़ है उसकी नुमाइंदगी करते हुए एक एक्सपर्ट होने का टीचर के साथ ताल्लुक़ को ज़ाहिर किया। तो ये था कि हम हु बतौर रिलेटिव प्रोनाउन किस तरह से मुख्तलिफ सूरतों में इस्तेमाल करते हैं। या आपने देखा हमने फ़िक्रे के अंदर उसको इस्तेमाल किया माई फ्रेंड के फ़ौरन बाद, और यहाँ हमने फ़िक्रे के आखिर में इस्तेमाल किया। तो इस तरह से आप इसको
किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 एग्जाम्पल में देखिए, वर्ड हुम है, ये फ़ाइली हालत में है और हुम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यानी मफूली हालत में इस्तेमाल होता है और किसी मफूल के बारे में ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। यूज फॉर पीपल और पर्सन्स इन ऑब्जेक्टिव केस। लिहाजा आप एग्जाम्पल के जरिए देखिए, द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट, डॉक्टर साहब ने एक मरीज़ का मुआयना फरमाया। हुम आई ब्रॉट टू द हॉस्पिटल, जिसे मैं हॉस्पिटल लेकर आया था। ये हुम इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है, ये पेशेंट के साथ इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब है आप किसको हॉस्पिटल में लेकर आए थे। इस हुम ने जब इस पेशेंट के साथ हमें इसको इस्तेमाल किया तो बहुत क्लैरिटी के साथ वजाहत कर दी कि डॉक्टर ने उस मरीज़ का मुआयना किया जिसे मैं हॉस्पिटल लेकर आया था। वो अगर हम इस हुम को यहाँ डॉक्टर के साथ लिख दें, जैसे हमने यहाँ लिखा था, यहाँ लिख दें तो माने बिल्कुल बदल जाएंगे और गलत हो जाएगा। लिहाजा हमने ख्याल रखना है कि इसका एंटीसीडेंट डॉक्टर नहीं है, इसका एंटीसीडेंट पेशेंट है जिसको हॉस्पिटल लाया गया था। लिहाजा हुम पेशेंट के साथ इस्तेमाल होगा, ना कि डॉक्टर के साथ। एक और एग्जांपल देखिए, द मैन हुम आई डिड नॉट नो, अब हमने इसको यहाँ इस्तेमाल किया फ़िक्रे के अंदर, इज़ एट द डोर, दरवाजे पर है। द मैन हुम आई डिड नॉट नो, वो आदमी जिसे मैं नहीं जानता। अब हमने मैन कौन है उसकी वजाहत करते हुए कहा मैं उसे नहीं जानता, तो इसलिए हुम यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, मैन एंटीसीडेंट, इज एट द डोर, आई डिड नॉट नो रिलेटिव क्लास, लिहाजा द मैन हुम आई डिड नॉट नो इज एट द डोर, हुम का इस्तेमाल हुआ यहाँ पे फ़ाइली हालत के साथ। नेक्स्ट वर्ड इज हुज, इंट्रोगेटिव में इसका माना था किसका। लिहाजा अब आप देखिएगा मलकियत के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे, सवाल पूछने के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। यूज फॉर ए पर्सन इन पोजेसिव केस, मलकियती केस में, मलकियती हालत में एक शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई मेट ए मैन, मैं एक आदमी से मिला। हुज ब्रदर इज ए डॉक्टर, जिसका भाई, हुज जिसका, मैन का भाई, मैन का भाई डॉक्टर है, इसलिए हुज ब्रदर जिसका भाई, मैं आदमी से मिला जिसका भाई एक डॉक्टर है। तो हुज यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, मैन एंटीसीडेंट है। एक और एग्जांपल, द स्टूडेंट हुज बुक्स वर मिसप्लेस्ड यस्टरडे, वो तलबा जिनकी किताबें कल गुम हो गई थी। वो स्टूडेंट्स हुज बुक्स, किन की किताबें, तलबा की, इसलिए हुज स्टूडेंट्स के साथ इस्तेमाल हुआ। द स्टूडेंट्स हुज बुक्स वर मिसप्लेस्ड यस्टरडे शुड सी मी, वो आज मुझे ज़रूर मिले, मुझसे मुलाकात करें। तो स्टूडेंट्स मुझे मिले, लेकिन कौन से स्टूडेंट्स हैं, जिनकी किताबें कल गुम हुई थी। ज़्यादा एंटीसीडेंट इसमें स्टूडेंट्स है, रिलेटिव प्रोनाउन हुज है और बुक्स वर मिसप्लेस्ड इसका रिलेटिव क्लॉज है। अब हम विच का इस्तेमाल करते हैं, जैसा से हमने हु या हुम इंसानों के लिए इस्तेमाल किया, इसी तरह हम विच का इस्तेमाल यूज फॉर थिंग्स और एनिमल्स इन बोथ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस, जानवरों के लिए या अशिया के लिए विच का इस्तेमाल किया जा सकता है। दिस इज द हॉर्स विच रन्स वेरी फास्ट, ये वो घोड़ा है। अब यहाँ पे हु इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हु इंसान के लिए आएगा, लिहाजा विच इस्तेमाल करना होगा। विच का मतलब भी जो है, लेकिन ये जो एनिमल्स के लिए या चीज़ों के लिए आएगा। लिहाजा दिस इज द हॉर्स विच रन्स वेरी फास्ट, ये वो घोड़ा है जो बहुत तेज़ भागता है। तो यहाँ हॉर्स इसका एंटीसीडेंट है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, एंड रन्स वेरी फास्ट इसकी रिलेटिव क्लॉज है। अनदर एग्जांपल, एक और मिसाल देखिए, द क्रॉप्स विच वर हार्वेस्टेड लास्ट ईयर, वो फसलें जो, अब फसलों को यहाँ पे रिलेशनशिप ज़ाहिर किया गया है। फसलें, द क्रॉप्स इसका एंटीसीडेंट है। द क्रॉप्स विच वर हार्वेस्टेड, काश्त करना, जो पिछले साल काश्त की गई थी, वर सोल्ड इन द मार्केट, उन्हें मंडी में फ़रोख्त कर दिया गया। कौन सी चीज़ों को फ़रोख्त किया गया, कौन सी फसलों को फ़रोख्त किया गया, विच वर हार्वेस्टेड लास्ट ईयर, यानी पिछले साल। तो इस तरह विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, क्रॉप्स इसका एंटीसीडेंट, और यहाँ इससे बताया गया है कि पिछले साल की काश्त की जाने वाली फसलें हैं जिन्हें मंडी में फ़रोख्त कर दिया गया। और एग्जांपल देखते हैं, दैट यूज फॉर थिंग्स और एनिमल्स इन बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस, जैसे हमने वहाँ
विच का इस्तेमाल किया, इसका हम यहाँ पे दैट भी उसी सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, द बाइसिकल दैट यू गेव मी इज़ वेरी यूजफुल। द बाइसिकल, वो साइकिल जो आपने मुझे दी। दैट बाइसिकल के लिए इस्तेमाल हुआ। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे कंजंक्शन नहीं है, के मानों में नहीं है, यहाँ पे जो के मानों में इस्तेमाल हुआ। जैसे हम कहते हैं ही सेड दैट, वहाँ दैट कंजंक्शन है, मिलाने वाला है। यहाँ ये रिश्ता ताल्लुक जाहिर करने वाला है, इसलिए इसका माना जो है। द बाइसिकल दैट यू गेव मी इज़ वेरी यूजफुल, वो बड़ी मुफीद है मेरे लिए। द काउ दैट आई बॉट गिव्स मिल्क, गाय जो मैंने खरीदी हुई, दैट या विच भी आ सकता था, इसलिए यहाँ हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम यहाँ पे विच लगाएं या दैट लगाएं, दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है। द काउ दैट आई बॉट, वो गाय जो मैंने खरीदी, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है और उसका माना है यहाँ पे जो है, और ये कौ को रेफर करता है, इसलिए ये कौ एंटीसीडेंट है। और इस सेंस में द काउ दैट आई बॉट गिव्स मिल्क, अब जो दूध देने वाली गाय है वो कौन सी है, जो मैंने खरीदी थी। तो इसका एक ताल्लुक जाहिर हुआ एक रिलेटिव प्रोनाउन के जरिए, कौ यानी एंटीसीडेंट का दूध देने वाले के साथ। यूज फॉर पर्सन और एनिमल, हाँ यस, ये बड़ी अहम बात है कि अगर इंसान और एनिमल इकट्ठे एक जगह पे इस्तेमाल हों, दोनों मिलकर आ जाएं, तो फिर हम हु या विच की बजाय दैट इस्तेमाल करते हैं उनको अगर इकट्ठा आ जाए। जैसे आप देख रहे हैं, द मैन एंड द हॉर्स, आदमी और उसका घोड़ा। मैन के लिए हु इस्तेमाल करना था, हॉर्स के लिए हमारे पास ऑप्शन थी कि हम दैट या विच इस्तेमाल करें, लेकिन जब दोनों मिलकर इकट्ठे एक सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गए तो इसके लिए अब हमारे पास चॉइस हु या विच नहीं है बल्कि दैट है। याद रखना इस बात को कि जब जानवर और इंसान इकट्ठे मिलकर एक जगह इस्तेमाल हों तो उनके लिए यूज़ होने वाला रिलेटिव प्रोनाउन इंसानों के लिए इस्तेमाल होने वाला हु नहीं होगा, और इसी तरह जानवरों के लिए इस्तेमाल होने वाला विच भी नहीं होगा, बल्कि दैट होगा, जो दोनों को इकट्ठे एक जगह की रिप्रेजेंटेशन करता है, नुमाइंदगी करता है। लिहाजा द मैन एंड हिज हॉर्स दैट एंटर्ड द बिल्डिंग वर स्टॉप्ड, आदमी और घोड़ा जो बिल्डिंग में दाखिल हुए उनको रोक लिया गया था। तो यहाँ आपने देखा ये बहुत खसूसी इस्तेमाल है, आपने इस पर तवज्जो रखनी है कि जब दोनों का इकट्ठा इस्तेमाल हो, इंसान और जानवर का या किसी चीज़ का भी इवन, तो उसके लिए दैट इस्तेमाल होगा, हु या विच नहीं होगा। अब सच के बारे में देखिए, SUCH, सच, ऐसा। अब देखिए, सच इज फॉलोड बाय एज, अक्सर हमारे यहाँ सच के बाद दैट इस्तेमाल कर लेते हैं, या हु या विच। इनकरेक्ट है, ना सच के बाद ना दैट आ सकता है, ना हु आ सकता है, ना विच आ सकता है, ना लाइक आ सकता है। ये सच दैट जो है ये लिखने की हमें आदत है, जब हम मिसाल देते हैं, फॉर एग्जांपल कहने के बाद सच दैट आमतौर पर साइंस के स्टूडेंट्स वहाँ इस्तेमाल करते हैं, लिटरेचर में या अंग्रेज़ी में। अगर इसको जब रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो इसका सच का कॉम्बिनेशन एस के साथ बनेगा। मिसाल के तौर पे आप देखिए, आई लाइक सच थिंग्स एज आर वेरी यूजफुल, मैं ऐसी चीज़ें पसंद करता हूँ जो बहुत मुफीद हैं। यहाँ दैट नहीं आ सकता, यहाँ विच भी नहीं आ सकता। आप याद रखना है कि सच इस्तेमाल हुआ, इसलिए एज हर सूरत में एज ही आएगा। मैं फिर दोबारा कहूँ कि जब सच इस्तेमाल होगा तो थिंग्स के लिए अगर हम दैट या विच लगाते हैं तो यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा, सच की वजह से यहाँ पे एज आएगा। सच पीपल एज इकबाल आर नॉट बॉर्न डेली, इकबाल जैसे लोग रोज़ पैदा नहीं होते, तो यहाँ सच पीपल है। हमने पढ़ा कि पीपल के लिए हु इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ जब सच के साथ इन कॉम्बिनेशन मिलकर आएगा तो फिर हु नहीं आएगा, या सच नहीं आएगा तो फिर हु आएगा। लेकिन जब सच आएगा तो फिर लाजमन हमें एज इस्तेमाल करना पड़ेगा। सच पीपल एज इकबाल आर नॉट बॉर्न डेली, इकबाल जैसे लोग हर रोज़ पैदा नहीं होते। आई लाइक सच प्रपोजल्स, अब तजावीज़ की बात आ गई, आइडियाज़ की बात आई। हमने पहले थिंग्स के बारे में जाना, फिर पीपल के बारे में जाना, फिर हमने प्रपोजल्स के बारे में अब पढ़ रहे हैं कि आई लाइक सच प्रपोजल्स एज यू हैव मेड, मैं ऐसी तजावीज़ पसंद करता हूँ जैसी आपने पेश की हैं। तो ये सच की वजह से यहाँ उसके कॉम्बिनेशन में एज है, यहाँ पे दैट
या लाइक या विच या हुम नहीं आ सकता। इसके बारे में आपने खसूसी तवज्जो रखनी है, वरना फ़िक्रा रॉन्ग हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे या मार्क्स नहीं आएंगे। अब हम सीखते हैं वेयर का इस्तेमाल। इंट्रोगेटिव में हमने सीखा इसका माना है कहाँ, यहाँ है जहाँ, यानी प्लेस के लिए। आप देखिए यूज फॉर प्लेसेस, दिस इज़ द हाउस वेयर आई यूज टू लिव। ये वो घर है। अब यहाँ कहाँ नहीं मानी आ सकता, याद रखिएगा। ये वो घर है जहाँ मैं रहा करता था। तो इस वेयर ने इस घर की मेरे रहने के साथ एसोसिएशन को ज़ाहिर किया। वेयर रिलेटिव प्रोनाउन और हाउस इसका एंटीसीडेंट है। व्हेन, जब, वहाँ कब था, जब इंट्रोगेटिव था। जब रिलेटिव बना तो इसका माना जब हुआ, टाइम के लिए इस्तेमाल हुआ, यूज फॉर टाइम। टेल मी व्हेन यू विल बी रेडी, ये मुझे बताइएगा आप कब तैयार होंगे। चूँकि इनडायरेक्ट सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ से शिफ्ट होकर अपनी असली पोजीशन में आ गया है। व्हेन विल यू नहीं आएगा क्योंकि ये इनडायरेक्ट में सेंटेंस है। टेल मी व्हेन यू विल बी रेडी, बताइएगा कि आप कब तैयार होंगे। और देखिए आगे हम इसके नेम द रिलेटिव प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड मेंशन देयर एंटीसीडेंट्स। आपकी अब जहानत का ज़रा टेस्ट है कि हमने यहाँ पे चंद सेंटेंसेस आपके सामने रखे हैं कि आप पहचान पाएंगे कि इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है और एंटीसीडेंट उसका कौन सा है। द गिफ्ट दैट यू सेंट मी इज़ वेरी नाइस। आपने कहा द गिफ्ट दैट यू, तो आपने फ़ौरन पहचान लिया कि दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है और ये गिफ्ट के साथ इस्तेमाल हुआ, इसलिए ये उसका एंटीसीडेंट है। तो गोया रिलेटिव प्रोनाउन दैट एंड हेयर गिफ्ट इज, यहाँ आपने देखा रिलेटिव प्रोनाउन दैट, एंटीसीडेंट गिफ्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, द आंसर दैट यू गेव इज राइट। यहाँ आप देखिए दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन, ये दिस वन, एंड एंटीसीडेंट है आंसर, द आंसर दैट। तो इस एग्जांपल में आंसर इज एंटीसीडेंट एंड दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द बिल्डिंग विच दे परचेज्ड, ये वही हमारा था जो उन्होंने खरीदी। अब जो है यहाँ आप देख रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके बारे में है, बिल्डिंग के बारे में है। आई सॉ द मैन हु वाज नॉकिंग एट द डोर, मैंने आदमी देखा जो दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। आपने फ़ौरन पहचान लिया होगा हु इस्तेमाल हुआ है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और दस्तक कौन दे रहा था, यकीनन मैन था। मैन इसका एंटीसीडेंट है। एग्जाम्पल 5 में हेयर आर द बुक्स विच यू बारोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, तो यहाँ पे आपने देखा कि विच इस्तेमाल हुआ और जो लाइब्रेरी से ली गई वो किताबें थी, लिहाजा विच इज द रिलेटिव प्रोनाउन and books are the antecedents. The cat killed the rat that ate the corn. जिस कैट ने उस रैट को मार दिया जिसने अनाज खाया था। अब अनाज किसने खाया था, कैट ने या रैट ने, या मारा किसने इसको, तो ये फिक्रा आपको वाजे कर देगा। द कैट किल्ड द रैट, दैट के ऊपर गौर रखना है। रिलेटिव प्रोनाउन है और ये रैट के लिए इस्तेमाल हुआ, रैट एंटीसीडेंट है, लिहाजा एट द कॉर्न, गल्ला किसने खाया था, रैट ने खाया था। इस जुर्म में कैट ने उस रैट को मार दिया। तो दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन एंड रैट इज एंटीसीडेंट। वी डिसलाइक द चिल्ड्रन हु टेल लाइज, जो बच्चे झूठ बोलते हैं हम उन्हें नापसंद करते हैं। तो वी डिसलाइक द चिल्ड्रन हु, यहाँ हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, चिल्ड्रन के साथ इस्तेमाल हुआ है, जो झूठ बोलते हैं इस फिक्र के अंदर आया गया। और आप देख रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन हुआ है और एंटीसीडेंट चिल्ड्रन है। मुझे तवक्को है कि आपको इंशाल्लाह रिलेटिव प्रोनाउन और एंटीसीडेंट की बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब आप जरा देखते हैं कि आप क्या लिखते हैं। टीचर्स ऑलवेज लाइक द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, या रिलेटिव प्रोनाउन लिखना है। अब ये किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स इंसान है, ज़्यादा इंसानों के लिए वो इस्तेमाल हुआ। ही डैश डज हिज बेस्ट शैल बी रिवार्डेड, जो बहुत अच्छा काम करता है उसे सिला मिलेगा। अब आप देख रहे हैं ये ही इंसान है, लिहाजा इंसान के लिए इस्तेमाल होना था, वो इस्तेमाल हुआ। ये यहाँ प्रोनाउन था और यहाँ पे नाउन था। तो जब भी इंसान के लिए इस्तेमाल होगा, ये भी सब्जेक्ट था
ये भी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्टिव केस में हु इस्तेमाल होगा रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे इंसानों के लिए। आई नो डैश शी मीन्स, मैं जानता हूँ उसका जो मतलब है। तो इसका मतलब हमें रिलेट करना है मीन्स को नो के साथ, लिहाजा आई नो व्हाट शी मीन, जो उसका मतलब है मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ, तो रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट इस्तेमाल हुआ। आई डू नॉट नो द पर्सन, अब यहाँ इस्तेमाल हुआ था, पर्सन के साथ आ गया। आई डू नॉट नो द पर्सन वायलेटेड ट्रैफिक रूल्स, मैं उस शख्स को नहीं जानता जिसने ट्रैफिक रूल्स की खिलाफवर्जी की थी। आपने उर्दू में जब इसको इस्तेमाल किया तो फ़ौरन आपने कहा जिसने, तो गोया जिसने पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा, लिहाजा हु वायलेटेड, ये हमारे पास वर्ब मौजूद है, वर्ब से पहले लगना था, और ये फ़ाइली हालत में पर्सन के लिए इस्तेमाल हुआ जिस पर्सन ने ट्रैफिक की वायलेशन की थी, लिहाजा हु इस्तेमाल हुआ। ही गेव अवे, गेव तकसीम करना, जैसे इनामात तकसीम होते हैं। ही गेव अवे, ही डिड नॉट नीड, ही गेव अवे, उसने तकसीम कर दिया, व्हाट ही डिड नॉट नीड, जिसे उसे खुद ज़रूरत नहीं थी। सेंटेंस 6, देयर इज़ नो वन डैश हैज़ नॉट डोनेटेड टू द रिलीफ फंड, कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसने रिलीफ फंड में अपना चंदा नहीं दिया, कुछ चीज़ें जमा नहीं कराई, तो फाइली हालत थी हु हैज़, इसलिए हु इस्तेमाल हुआ। मोस्ट पीपल गेट डैश दे डिज़र्व, बहुत से लोग जो डिज़र्व करते हैं वो हासिल कर लेते हैं, ज़्यादा बांटते हैं जो वो डिज़र्व करते हैं। ही इज़ अ मैन डैश यू कैन ट्रस्ट, अब यू फाइल इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब मैन ऑब्जेक्टिव केस में पूछा गया है, फिर ये हुम आ गया। ही इज़ अ मैन हुम यू कैन ट्रस्ट, वो आदमी है जिस पर आप ट्रस्ट या एतमाद कर सकते हैं। वेयर इज द बुक डैश आई गेव हर, वो किताब कहाँ है जो मैंने उसको दी थी। अब बुक के लिए आपने रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, लिहाजा विच दैट भी हो सकता था, विच ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, दैट भी हो सकता था यहाँ पे। लिसन टू डैश आई से, सुनिए मैं कहता हूँ, यानी जो मैं कहता हूँ, तो लिसन टू व्हाट आई से। तो आपने 10 एग्जांपल्स में देखा कि हमने रिलेटिव प्रोनाउंस के मुख्तलिफ ऑप्शंस को ब्लैंक्स के अंदर फिल किया, और उसके ज़रिए से हमने एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में सीखा, उनका रिलेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश किया एक रिलेटिव प्रोनाउन के ज़रिए से, और उसकी आगे रिलेटिव क्लास को हमने देखा। तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के ज़रिए से अपने एक एस्टेब्लिश किया है। अब हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में भी कुछ मालूमात करते हैं। डैश इज़ दैट फॉर, किस लिए है, व्हाट इज़ दैट फॉर, वो किस लिए है। अब सवाल है, अब सवाल के लिए व्हाट क्या इस्तेमाल होगा, अब जो इस्तेमाल नहीं हुआ, व्हाट इज़ दैट फॉर, वो किस लिए है। इज़ ए कारपेंटर, व्हाट इज़ ए कारपेंटर, ए कारपेंटर कौन होता है, क्या काम करता है वो। डू यू इंटेंड टू डू, व्हाट डू यू इंटेंड टू डू, आप क्या करना चाहे। आपने देखा व्हाट के 3 इस्तेमाल हमने सीखे हैं। और फोर्थ में इज़ योर होम, अब आ जाएगा कहाँ पे, तो वेयर इज़ योर होम, आपका घर कहाँ पे है। क्लाइम द ट्री, कोई दरख्त पे चढ़ गया है, उसका बारे में पूछा जाएगा, दादा हु क्लाइम द ट्री, दरख्त पे कौन चढ़ा। डू यू नो वांट, आप क्या चाहते हैं, दादा व्हाट डू यू वांट। डू यू प्रेफर, आप क्या तरजीह देते हैं, तो व्हाट डू यू प्रेफर या होम डू यू प्रेफर। अगर चीज़ है तो व्हाट है, अगर कोई शख्स है तो होम है, दोनों आ सकते थे यहाँ पे। विद डैश वर यू टॉकिंग, आप कैसे बात कर रहे थे, तो विद होम वर यू टॉकिंग, आप कैसे बातचीत कर रहे थे। आर यू गोइंग, कहीं जाने का पूछा जा रहा है, वेयर आर यू गोइंग। एंड नंबर 10, डिड दे कोऑपरेट ईच अदर, क्या उन्होंने एक दूसरे के साथ ताउन किया, या कैसे किया, या क्यों किया, इसी तरह हो सकता था। हाउ डिड दे कोऑपरेट, पहला वर्ड, उन्होंने कैसे ताउन किया, यानी क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी। वाई डिड दे कोऑपरेट, उन्होंने क्यों ताउन किया, सवाल पूछा गया है, तो इस पर दोनों में से कोई चॉइस भी आ सकता था। अज़ीज़ तलबा तालबात, आज के लेक्चर में हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी सवाल करने के लिए अल्फाज का इस्तेमाल सीखा, फिर हमने रिलेटिव प्रोनाउन ताल्लुक़ ज़ाहिर करने वाले अल्फाज का सीखा। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आज के हमारा लेक्चर बहुत ही अहम है
और इसमें ये दोनों इस्तेमालात हमारी ज़बानदानी में यानी लैंग्वेज राइटिंग में या लैंग्वेज बोलने में बेशुमार इस्तेमाल होते हैं। और अगर इसमें मिस्टेक हो जाए या हमारा कॉम्बिनेशन रॉन्ग हो जाए या हम रॉन्ग वर्ड यूज़ कर लें तो उससे यकीनी तौर पर मीनिंग्स बदल जाते हैं। और ख़ास तौर पे अगर एंटीसीडेंट के साथ रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल ना करें तो उससे हमारे मीनिंग्स बिल्कुल गलत हो सकते हैं। लिहाजा यहाँ आपने बहुत ही एहतियात के साथ और केयरफुली और टैक्टफुली और स्किलफुली इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। और मुझे तवक्को है आज के लेक्चर में इनको बहुत ही एहतियात के साथ और तवज्जो से सीखा होगा। अगली वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला प्रोनाउन के बाकी सेगमेंट्स हैं जिनमें 4 काइंड्स हैं उनके साथ हाज़िर होंगे। जब तक के लिए प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा तारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।